तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं दक्ष रोज। मेरा नाम है दक्ष। आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ लिए थे सारे। अब उनमें पढ़ेंगे हम एनिमल्स का, प्लांट्स का रिस्पॉन्स पढ़ेंगे उनके लिए। ठीक है, जैसे आप टॉपिक से जान पाए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है, वन वुड एक्सपेक्ट that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal within the body environment that permits all biochemical reaction and physiological functions to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. बहुत बड़ी लाइन थी, मैं पढ़ देता हूँ। क्या कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने मिलियन ऑफ ईयर्स हो गए हैं एग्जिस्टेंस के, तो बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होंगी जिसने एक रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट बना लिया होगा, मेंटेन कर लिया होगा, जिसके अंदर सारे बायोकेमिकल रिएक्शन और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो जाते हैं अपनी मैक्सिमल एफिशिएंसी पे। ये क्या करता है, ये आपकी फिटनेस को एनहांस कर देता है। ठीक है जी। अब उसने एग्जांपल दिया है इसी कॉन्स्टेंसी का, बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। तो उसने इंटरनल एनवायरनमेंट के दो एग्जांपल दिए, ऑप्टिमल टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है। Ideally, then, the organism should try to maintain the constancy of its internal environment, a process called homeostasis, despite varying external environmental conditions that tend to upset its homeostasis. क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म को एक कॉन्स्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए इंटरनल एनवायरनमेंट की। किस प्रोसेस से करते हैं वो, उसको नाम, प्रोसेस का नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बंदा ऑर्गेनिज्म करता रहता है जबकि उसको जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल है वो उसको अपसेट करते रहते हैं, उसको मना करते रहते हैं कि मत कर भाई, मत कर, ऐसे वो करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो करता है होम्योस्टेसिस। ठीक है। फिर उसने एक और एनालॉजी दे रखी है, लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लेरिफाई दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप मान लो कि एक पर्सन है, a person is able to perform his or her best when the temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it so, even when it is scorching hot and freezingly cold outside. It could be achieved at home, in the car, while traveling, and at workspace by using air conditioner in summer and heater in winter. Then his and her performance would be always maximal regardless of the weather around him or her. The person's homeostasis is accomplished not through physiological but artificial means. इतना बड़ा पैराग्राफ में क्या लिखा उसने। वो बोल रहा है, एक बंदा मान लो आप, ठीक है, वो 25 डिग्री टेम्परेचर पर एकदम अच्छे से काम करता है, तो वो वही मेंटेन करना चाहेगा कि ताकि वो उसकी एफिशिएंसी बनी रहे। ठीक है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, चाहे बाहर कितनी भी सर्दी क्यों ना हो। ठीक है। तो वो कैसे मेंटेन करेगा, अगर वो घर के अंदर है तो वो एयर कंडीशन चला लेगा समर में, या तो विंटर में तो हीटर चला लेगा, नहीं तो एक कार में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, इससे क्या है, वो अपनी होम्योस्टेसिस बना पा रहा है, लेकिन होम्योस्टेसिस अंदर से नहीं बना पा रहा, इंटरनली नहीं बना पा रहा, फिजियोलॉजिकली नहीं बना पा रहा, तो वो आर्टिफिशियली बना रहा है। ठीक है, उन्होंने इतना समझाया है इस पैराग्राफ। अब यहाँ पे लिखा है, हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोप विद सिचुएशन। अब बोल रहे चलो, हम तो ह्यूमंस, हमने तो कर लिया है सब, अब बाकी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म नीचे तो लिखे हैं वो करते हैं। लेट अस लुक एट द वेरियस पॉसिबिलिटीज। नीचे पॉसिबिलिटीज हैं चार। एक, रेगुलेट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं रेगुलेट से। Some organisms are able to maintain homeostasis by physiological, sometimes behavioral, also means which ensures constant body temperature. वही बात है कि जो थोड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेंटेन कर पाते हैं होम्योस्टेसिस अपने इंटरनली फिजियोलॉजिकल के अंदर, नहीं तो बिहेवियरल चीजें करके मेंटेन कर पाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर भी कर पाते हैं, और बहुत सारी चीजें और। ठीक है। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड अ वेरी फ्यू लोअर
vertebrate, invertebrate species are indeed capable of such regulation. थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। क्या? थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मोसिस वाली जो पूरा प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने वाले। ठीक है। Evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or Sahara Desert। तो एक बायोलॉजिस्ट है, उसने कह दिया कि सक्सेस ही क्या है मैमल्स की, क्योंकि वो कहीं भी रह सकते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कर सकते हैं, चाहे वो अंटार्कटिका में रह रही हो चाहे वो सारा डेजर्ट में रह रहे हो। ठीक है। फिर चलते हैं द मैकेनिज्म्स यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द मैमल्स टू रेगुलेट their temperature are similar to ones that humans use. We maintain a constant body temperature of 37 degrees Celsius. In summer, when outside temperature is more than our body temperature, we sweat profusely. आपने पढ़ा ही होगा ये तो 10th क्लास में या उससे भी लोअर क्लास में, कि जब हम स्वेट करते हैं तो वो वहां से एवेपोरेशन हो जाती है उनकी, जो हमारा स्वेट होता है, और उसमें हमारा कूलिंग इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है। तो ये नीचे भी लिखा हुआ है द रिजल्टिंग evaporative cooling similar to what happens with a desert cooler in operation and brings down the temperature। ठीक है जी। फिर ये ब्रिंग डाउन कर देगा आपका समर के अंदर। और ऊपर क्या उसने बोला कि 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं हम कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। उसने क्या बोला, और मैमल्स जो सारे हैं वो जो ह्यूमंस यूज करते हैं वो मोस्टली मैमल्स यूज करते हैं रेगुलेट करने के लिए अपना बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। फिर उन्होंने विंटर की बात करी। इन विंटर when the temperature is much lower than 37 degrees Celsius, we start to shiver, a kind of exercise which produces heat and raises the body temperature. Plants, on the other hand, do not have such mechanisms to maintain internal temperatures। ठीक है। तो क्या, अगर विंटर में हमारा टेम्परेचर लोअर हो रहा है 37 डिग्री सेल्सियस से, तो हम शिवर करते हैं। शिवर एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज होती है जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज कर जाता है। हम चलते हैं कंफर्म पे। An overwhelming majority, 99% of the animals and nearly all plants cannot maintain a constant internal environment। क्या कह रहा है वो, कि एक बहुत ज्यादा मेजोरिटी है कंफर्मर्स की, 99% एनिमल्स है इसके अंदर, और सारे ही प्लांट्स हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है। उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज करता रहता है एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ पे, मतलब जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसके साथ में चेंज होता रहता है। ठीक है। इन द aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluids change with that of ambient air or water osmotic concentration। ठीक है। उसने क्या बोला, चलो बॉडी टेम्परेचर भी हो जाता है और जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो भी चेंज होता रहता है एम्बिएंट एयर के उससे। ठीक है। दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सिंपली कन्फॉर्मर्स। ये मैंने ऊपर बताया कन्फॉर्मर्स होते हैं। Considering the fact the benefits of constant internal environment on to the organisms, we must ask। अब वो कह रहा है कि कंसीडर कर लिया हमने तो सारे बेनिफिट्स बताए ऊपर कि वो एफिशिएंसी उसकी मैक्सिमम हो जाती है, तो ये जो सारे 99% एनिमल्स हैं और इतने सारे प्लांट्स हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं रेगुलेट कर रहे हैं टेम्परेचर? क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारी एनर्जी स्पेंड होती है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते इतने सारे एनिमल्स। तो वो सिंपली कंफर्म कर जाते हैं, जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है वही अपने इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर कर लेते हैं। ठीक है। पढ़ते हैं हम आगे। रिकॉल द एनालॉजी। ये कह रहा है ह्यूमन एनालॉजी रिकॉल करो। जैसे कि कह रहा है कि जैसे एयर कंडीशनर्स होते हैं वो सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो वीकर सेक्शन है वो तो सीधा स्वेट कर जाएगा और अपना वो ठीक कर लेगा। ये देखा, मैनी मैनी सिंपली स्वेटेड आउट एंड resign themselves to suboptimal performance in hot summer months। तो वैसे ही जैसे अफोर्ड नहीं कर सकते एयर कंडीशनर्स, तो वैसे वो भी अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना नहीं कर सकते अफोर्ड। ठीक है। ये लिखा हुआ थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक shrews एंड हमिंग बर्ड्स।
क्या कर रहा है, थर्मो रेगुलेशन वो बहुत एनर्जेटिक एक्सपेंसिव है एंड मैनी ऑर्गेनिजम्स के लिए। और ये पर्टिकुलरली ट्रू है स्मॉल एनिमल्स के लिए, लाइक श्लूज एंड हमिंग बर्ड्स। क्यों ये छोटे हैं और जो एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। तो जो हीट लॉस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हीट मेंटेन करने के लिए उनको बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। ये नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फंक्शन है हीट लॉस और हीट गेन। Since small animals have a larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy to generate heat through metabolism. This is the main reason why very small animals are rarely found in polar areas, polar regions. ये आपसे कोई भी रीजन पूछ सकता है कि जो वेरी स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो आपको पोलर रीजन में क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनका सर्विस एरिया बहुत ज्यादा होता है एज रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम, जिसकी वजह से जो हीट लॉस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और आपको ही वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिज्म चेंज करना पड़ेगा और आपको और ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो होते ही नहीं है पोलर रीजन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स of evolution, the cost and the benefits maintaining a constant internal environment are taken into consideration. Some species have evolved to the ability to regulate, but only over a limited range of environmental conditions beyond which they simply conform. अब ये कह रहे हैं कि एनवायरमेंट की कंसिडरेशन तो ली है, लेकिन थोड़े जो स्पीशीज हैं वो इवॉल्व कर भी गए हैं रेगुलेट करना, लेकिन एक एक्सटेंट तक। थोड़ा सा रेगुलेट कर लेंगे, अगर वो 50 डिग्री सेल्सियस तक रेगुलेट कर लेंगे, 70 होगा तो वो नहीं कर पाते, वो सीधा कंफर्म कर जाते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ, इफ स्ट्रेसफुल external conditions are localized or remain only for a short duration, the organism has two other alternatives for survival. ठीक है, अब तो वो कह रहा है पहले कंफर्म कर जाएंगे अगर ज्यादा टाइम तक है तो। ये अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो वो नीचे दो आपके हैं सस्पेंड कर जाते हैं या तो माइग्रेट कर देते हैं, माइग्रेट सस्पेंड, ये हम पढ़ते हैं अभी। यहाँ तक हमने पढ़ा है क्या, कंफर्म, कि वो छोड़ दिया उन्होंने उनके ऊपर, जो छोड़ देते हैं उनको कहते हैं कंफर्मर्स। रेगुलेट, जो रेगुलेट कर लेते हैं, ज्यादातर ये ह्यूमंस ही हैं और थोड़े बहुत एनिमल्स हैं। ठीक है, रेगुलेट जो अपना टेम्परेचर अपना इंटरनल जो है मेंटेन कर पाते हैं। चलते हैं हम आगे माइग्रेट पर। The organisms can move away temporarily from the stressful habitat to more hospitable area and return when stressful period is over. क्या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए अगर वो स्ट्रेसफुल हैबिटेट हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो वो किसी और जगह पे चले जाते हैं जो उनके लिए अच्छी है उस पीरियड के लिए। और जब वो भी खराब होती है तो वो वापस आ जाते हैं। अब ह्यूमन एनालॉजी बता रहे हैं कि जैसे ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, तो वो बंदा दिल्ली से शिमला चला जाएगा जहाँ पे ठंड है शिमला में, लेकिन वो खाली समर के लिए जाएगा और जब यहाँ वापस आ जाएगा समर के बाद। मैनी एनिमल्स, particularly birds during winter, undertake long distance migrations to more hospitable areas. Every winter, the famous Kialado National Park, Bharatpur in Rajasthan, hosts thousands of migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern regions. इसने एग्जाम्पल भी दे दिया, केवलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में जो है, हमारी इंडिया में राजस्थान में, वो थाउजेंड्स ऑफ होस्ट करता है, मतलब उससे थाउजेंड्स ऑफ जो बर्ड माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं साइबेरिया से, जो बहुत ज्यादा कोल्ड एरियाज होते हैं वहां से हॉट एरियाज में आती है। जैसे राजस्थान आपको पता है हॉट एरिया है, तो वहां पे आती है बहुत सारी बर्ड्स। फिर सस्पेंड, सस्पेंड तो मतलब बहुत सी जगह में हो सकता है। ये सारी तो जो माइग्रेट था वो मेनली जो था बर्ड्स में था। अब ये सस्पेंड तो किसी में भी हो सकता है। या इन अ बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स, वेरियस काइंड ऑफ थिक walled spores are formed which help them to survive unfavorable conditions. These germinate on availability of suitable environment.
क्या कर रहा है, बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, लोअर प्लांट्स के अंदर क्या थिक वॉल्ड स्पोर्स बन जाते हैं जो उनको सरवाइव करते हैं इन फेवरेबल कंडीशंस पे। जब सूटेबल एनवायरनमेंट आ जाता है तो वो वॉल्स निकल जाती हैं स्पोर्स की, और वो अपना जर्मिनेट कर जाते हैं। अब ऊपर थोड़ा हायर प्लांट्स में आते हैं। इन हायर प्लांट सीड्स एंड सम अदर vegetative reproductive structures serve as means to tide over periods of stress, helping in dispersal. They germinate to form new plants under favorable moisture and temperature conditions. अब ऊपर था क्या, वो वॉल्ड बना देते, थिक वॉल्ड। अब इसके अंदर क्या है जी, वो सीड्स दे देते हैं। जो तो हायर प्लांट्स होते हैं वो सीड्स दे देते हैं, या तो कोई वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उनका, जो दे देते हैं। जो स्ट्रेसफुल स्ट्रेसफुल पीरियड के अंदर ऐसे चलते रहते जब उनको एकदम परफेक्टली अपना मॉइस्चर वॉइस्चर सब मिल जाता है, तो वो वहां पे जर्मिनेट कर जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं। ये क्या कैसे करते हैं ये, दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड गोइंग इनटू अ स्टेट ऑफ डोरमेंसी। ठीक है, ये आपने प्रीवियस लाइक चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक स्टेट ऑफ डोरमेंसी होती है सीड के अंदर, जहाँ पे बहुत ग्रोथ तो होती नहीं है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं होती है। ठीक है, अब उन्होंने ये सस्पेंड हमने पढ़ लिया, बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, लोअर प्लांट्स के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर ही पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर दो टाइप्स के होते हैं, हमने बहुत पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो इन एनिमल्स, द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। अब वो क्या जी, माइग्रेट नहीं कर पा रहे, तो अवॉइड कर देंगे वो टाइम, एस्केप करके स्ट्रेसफुल कंडीशन में। The familiar case of bears going into hibernation during winter is an example of escape in time. Some snails and fish go into aestivation to avoid summer-related problems, heat, and desiccation. Under unfavorable conditions, many zooplankton species in lakes and ponds are known to diapause, a stage of suspended development. ठीक है, अब एनिमल्स के अंदर क्या, सबसे पहले हाइबरनेशन। हाइबरनेशन कोई भी विंटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें चले जाते हैं वो। ठीक है, जो बियर्ड होते हैं वो चले जाते हैं स्पेशली। फिर इन्होंने बोला स्नेल्स और फिश भी होते हैं वो एशियन चले जाते हैं। एशियन किस लिए होती है, समर रिलेटेड होती है। ठीक है, और आप उन्होंने जू प्लैंटन का एक और एग्जांपल दिया, वो डायापॉज चला जाता है जहाँ पे सस्पेंडेड डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।